नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है हीट या ऊष्मा। ऊष्मा समझने से पहले अपने को ताप के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी टॉपिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ताप की अवधारणा। दोस्तों, ताप क्या है? वस्तु का गर्म या ठंडेपन का जो एहसास है वही ताप है। ताप हमें वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास कराता है। ताप मूलभूत भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है दोस्तों, मूलभूत और व्युत्पन्न। फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। बाकी भौतिक राशियाँ उन 7 मूलभूत भौतिक राशियों से ही बनी है। 7 मूलभूत भौतिक राशियों के नाम आपको याद होंगे: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति प्रदीपन तीव्रता। ये आपने पढ़ाई है, लेकिन ताप भी उनमें से एक है। तो ताप क्या है? मूलभूत भौतिक राशि है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है। ताप अदिश राशि है। अदिश और सदिश में डिफरेंस आपको आइडिया होगा। ताप पर या ताप के मान पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता। आपसे कोई यूँ बोले आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि 37 डिग्री उत्तर है, 37 डिग्री दक्षिण है, 37 डिग्री है बस। तो ताप कौन सी राशि है? स्केलर या अदिश राशि है। ऊष्मीय प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन करेगा? ताप करेगा। इन बातों में पढ़ते टाइम आप दिमाग में सोचें कि एग्जाम में क्या आ सकता है। बिल्कुल सिंपल बात है, ताप मूलभूत भौतिक राशि है। ताप किसे कहते हैं? गर्मपन और ठंडेपन का जो एहसास है। ये पढ़ाने के लिए ठीक है, एग्जाम में ऐसा कोई सवाल कि ताप किसे कहते हैं। हाँ, ये है कि ताप मूलभूत भौतिक राशि है या व्युत्पन्न राशि है। तो मूलभूत भौतिक राशि है, जो 7 है उनमें से एक ताप भी है। अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन सी मूलभूत भौतिक राशि करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन सी मूलभूत भौतिक राशि करती है? जवाब क्या होगा? ताप। इन सारी बातों को मैंने एक परिभाषा बना के कि ताप एक मूलभूत भौतिक अदिश राशि है जो ऊष्मीय प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। इसके बाद बिल्कुल सिंपल मैंने आपको यहाँ समझाया है। चाय है, ये कब बनाया? वातावरण और रूम टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर 25 डिग्री माना है। कोल्ड ड्रिंक है, ये भी उसी वातावरण में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। किताबों में जब आप पढ़ते हैं तो किसी इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, निकाय या सिस्टम, और उसके बाहर जो है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग या वातावरण। सिंपल बातें आपको आइडिया है ही। चाय गर्म चाहिए, जैसे आप वातावरण में या थोड़ी देर अगर उसको रख देंगे तो ठंडी हो जाती है, इसलिए कि जल्दी से पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक आपके पास है, वो ठंडी है, अगर आप नहीं पिएंगे थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन बेसिक बातों से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ देखिए। पहली कंडीशन, अगर वस्तु का, चाय का तापमान वातावरण से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो ये वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। मतलब यहाँ से चाय से ऊष्मा बाहर निकलेगी और ये ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो वस्तु का ताप जो है वो क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब चाय का ताप कम हो जाएगा तो चाय ठंडी हो जाएगी और चाय ठंडी हो गई। वस्तु की जगह निकाय भी हो सकता है कि अगर निकाय का तापमान सराउंडिंग के तापमान से ज़्यादा है तो निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी और अब निकाय का टेम्परेचर पहले से कम हो जाएगा। वैसे आपको ये पता है कि उत्सर्जन क्यों हो रहा है। निकाय और वातावरण दोनों जब तक ऊष्मीय साम्य अवस्था में नहीं आ सकते या जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये ऊष्मा का आदान प्रदान चलता रहता है। तो निकाय शब्द भी अगर या सिस्टम भी आ जाए तो भी आपको परेशान नहीं होना है। तो चाय वातावरण में रखने पर ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि उस चाय ने ऊष्मा का उत्सर्जन किया और उसका तापमान कम हो गया। आपसे पूछा जाए कि किसी
निकाय को वातावरण में रखने पर उसका तापमान पहले से कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस निकाय या वस्तु का तापमान वातावरण के तापमान से ज़्यादा था और उस निकाय या वस्तु ने ऊष्मा का क्या किया, उत्सर्जन किया और खुद का तापमान कम हो गया। दूसरी कंडीशन में कोल्ड ड्रिंक है वातावरण। अब वस्तु का तापमान वातावरण से कम है, सिंपल सी बात है, 25 डिग्री से कम टेम्परेचर है कोल्ड ड्रिंक का। तो वस्तु ने ऊष्मा का अवशोषण किया और इसने बाहर वातावरण से क्या कर ली, ऊष्मा ग्रहण कर ली और ये ऊष्मा ग्रहण करके इस वस्तु का तापमान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये सिंपल बातें हैं, जो बातें अपन दैनिक जीवन में देखते हैं उनको ही क्वेश्चन बेस्ड कैसे पूछा जा सकता है आपके सामने है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक वस्तु या निकाय का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए, और जब भी ये बराबर हो जाएगा तो अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कह सकते हैं कि वस्तु ऊष्मीय साम्य अवस्था पर है या तापीय संतुलन पर है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। ये तीन कंडीशन है। अगर कोई निकाय किसी सराउंडिंग या वातावरण में रखा गया है, तीन कंडीशन हो सकती है। ये उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उत्सर्जित करके और कम हो जाएगा, अगर कम है तो अवशोषित करके ज़्यादा हो जाएगा, और अगर बराबर है तो ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होगा, नहीं होगा। और ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है मतलब ऊष्मीय साम्य अवस्था है। इन सभी बातों को देखकर एक नियम अपन बात करें, वो भी किसके बारे में, ताप की परिभाषा के बारे में बताता है। उसे कहते हैं ऊष्मा गति का शून्य नियम। वैसे शून्य नियम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कोई अलग से नियम नहीं है। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा पढ़ा है वही ऊष्मा गति का शून्य नियम है। यदि दो निकाय, दो सिस्टम ऊष्मीय साम्य अवस्था में हो, ऊष्मीय साम्य अवस्था में हो दोनों, तो दोनों का तापमान क्या होगा, बराबर। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर ऊष्मीय साम्य अवस्था में हो तो उन निकाय में जो भौतिक राशि समान होती है, जो भौतिक राशि समान, और समान कौन है, ताप, उसे ही क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ऊष्मा गति का शून्य नियम ताप की परिभाषा बताता है, किसके अकॉर्डिंग, ऊष्मीय साम्य अवस्था के अकॉर्डिंग। इस पूरी बात में अगर आप बिल्कुल एनालिसिस करें तो देखें, ताप मूलभूत भौतिक राशि है सर, अदिश राशि है। ताप किसी निकाय और वातावरण, उनमें ताप या ऊष्मा का आदान प्रदान चलता रहता है। तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी। ऊष्मीय साम्य अवस्था बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। और इस पूरी बात में से एग्ज़ाम में सवाल अगर पूछा जाए तो ये हो सकता है, यदि एक निकाय वातावरण के साथ न ऊष्मा ले रहा है न दे रहा है, ऑप्शन ए, निकाय या निकाय का तापमान वस्तु के वातावरण के तापमान से ज़्यादा है, सेकंड, और थर्ड में कि वो वातावरण के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। तो आपको पता है अगर ऊष्मा ले रहा भी नहीं है, दे रहा भी नहीं है, तो वो निकाय वातावरण के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ऊष्मीय साम्य अवस्था कह किसको रहे हैं, जब वस्तु और वातावरण दोनों का तापमान क्या हो, बराबर हो। तो दोनों का तापमान बराबर होगा तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये तापीय अवधारणा के बारे में अपन बात कर रहे थे। सिंपल डेफिनेशन मैंने चाय और कोल्ड ड्रिंक को लेके आपको समझाया। साथ में ऊष्मा गति का शून्य नियम जो कहता है कि यदि दो निकाय ऊष्मीय साम्य अवस्था में हैं तो उन निकाय में जो भौतिक राशि समान है, वो भौतिक राशि, वो मूलभूत भौतिक राशि कौन है, ताप है। ताप से संबंधित बातें अपन ने की अभी। अब अपन उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तापमापी। तापमापी ये डिवाइस है, इसमें यहाँ पर बल्ब होता है। ये बल्ब ताप सुग्राही पदार्थ का बना होता है, मतलब टेम्परेचर को आसानी से क्या किया जाए, मेज़र किया जाए, इसीलिए ताप सुग्राही पदार्थ का बल्ब होगा।
और ये यहाँ पर पूरा किसका, ग्लास का, और इसके अंदर क्या भरा होता है, पारा, मरकरी या Hg। और इधर साइड में पैमाना होता है, इससे आसानी से मेज़रमेंट किया जा सके। अब आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि तापमापी का चित्र आप याद रखें। अब इस तापमापी से क्या क्या एग्ज़ाम में सवाल आ सकते हैं वो देखिए। इसमें Hg, मरकरी या पारा एक ही बात है, ये भरा होता है। पहली बात, यही क्यों भरा जाता है, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि थर्मामीटर के अंदर Hg भरा जाता है, ये ग्लास से चिपकता नहीं है, तो चिपकेगा नहीं। तो जैसे ही ताप सुगराई पदार्थ या इस बल्ब को मुंह के अंदर डाला जाएगा तो वहाँ से ये टेम्परेचर मेज़र करके, और ये जो पारा होगा इसके अंदर भरा हुआ, वो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा और ग्लास से चिपकेगा नहीं। तो ये ग्लास से चिपकता नहीं है, पहली क्वालिटी। और चिपकता क्यों नहीं है, क्योंकि Hg का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी एक और क्वालिटी है, इसका ससंजक बल आसंजक बल से ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। और इस Hg या पारे का ऊष्मीय प्रसार अधिक और एक समान रूप से होता है। Hg ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है और Hg का ऊष्मीय प्रसार तापमान के समानुपाती होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो ऊष्मीय प्रसार ज़्यादा, और ऊष्मीय प्रसार ज़्यादा तो रीडिंग ज़्यादा दूर तक Hg पहुँचेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ससंजक बल आसंजक बल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्लास का कोई पात्र है, उसमें आपने पारा रख दिया। समझाने के लिए मैंने क्या किया, पारे के दो अणु बना दिए। ये दो मॉलिक्यूल है किसके, Hg के। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच आपस में जो लगने वाला फोर्स है उसको क्या कहेंगे, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। यूँ कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, ससंजक बल। और ये Hg का मॉलिक्यूल है और ये सरफेस है किसकी, ग्लास की, कांच की सतह। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है एडेसिव फोर्स, आसंजक बल। दो विपरीत पदार्थों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको आसंजक बल कहते हैं। और अभी आपने देखा कि अगर Hg ग्लास में भर दिया जाए तो इसका ससंजक बल ग्लास के साथ इसके आसंजक बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बहुत बार इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये देखिए, अगर ग्लास के अंदर वाटर भर दिया जाए तो उसकी सतह आपको ऐसे अवतल दिखेगी, कॉनकेव, सरफेस कॉनकेव। इसका रीज़न ये है कि इसका आसंजक बल ज़्यादा है और ससंजक बल कम है। दूसरी कंडीशन अपने टॉपिक से रिलेटेड है। अगर ग्लास के अंदर Hg भरा और आपने अभी पढ़ा कि इसका ससंजक बल ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी सतह उत्तल दिखाई देती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। Hg को ग्लास या कांच के अंदर भरने पर उसकी जो सरफेस होगी वो उत्तल होगी। उसके पीछे रीज़न भी कि इसका Fc ज़्यादा होता है A से। और अगर दोनों बराबर हो, जैसे ग्लास के अंदर चांदी भर दें, तो फिर क्या होता है, सरफेस बिल्कुल प्लेन या समतल होती है। तो एडेसिव और कोहेसिव फोर्स आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसी Hg से रिलेटेड एक बात और है। बार बार मैंने कहा है कि मरकरी, पारा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि जो विद्युत के सुचालक होते हैं ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, और जो विद्युत के कुचालक होते हैं ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। लेकिन ये Hg अपवाद है। ये विद्युत का, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। इसमें से हीट आसानी से ट्रांसफ़र होती है, ऊष्मा के द्वारा इसमें प्रसार होता है। जितना ज़्यादा तापमान उतना ज़्यादा ऊष्मीय प्रसार। Hg विद्युत का सुचालक है नहीं, किसका सुचालक है, ऊष्मा का। ये बात याद रखनी है। ग्लास में Hg भरने पर उसकी सरफेस कैसी दिखेगी, ये बात याद रखनी है।
सेम मॉलिक्यूल के मध्य, समान अणुओं के मध्य ससंजक बल और विपरीत या अलग अलग अणुओं के मध्य आसंजक बल। और इस कंडीशन में ससंजक बल ज़्यादा है आसंजक बल से, और पृष्ठ तनाव और घनत्व अधिक होता है, इसीलिए ग्लास से चिपकता नहीं है और इसीलिए Hg को थर्मामीटर में भरा जाता है। एक बार फिर कह रहा हूँ, Hg मरकरी विद्युत का कुचालक है, करंट के लिए इंसुलेटर है, लेकिन हीट के लिए क्या है, कंडक्टर है। देखिए ये था Hg और तापमापी के बारे में। अब अपन तापमापी के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तापमापी के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें अपन देखते हैं डिग्री सेल्सियस जो पैमाना मापने वाला, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 पैमाने हैं। और जर्मनी में एक और पैमाना है र्यूमर, एक रैंकिन और है, लेकिन अपने को इन 4 पैमानों के बारे में ही बात करनी है। तो इन अलग अलग पैमानों पर अलग अलग तापमापी जो है तापमान का मापन करते हैं। अभी तापमापी के प्रकार मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं, वरना तो मैं आपको सीधे पैमाना की तापमान को मापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग स्केल्स हैं, वो आपको भी पता है, लेकिन तापमापी के प्रकार हेडिंग डाल के मैंने आपको लिखवाया है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, सेल्सियस जो पैमाना है इस पर जो तापमापी काम करते हैं वो मौसम से संबंधित तापमान का मापन करते हैं, और इनकी रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। प्रयोगशाला में पैमाने जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी सेल्सियस पैमाने के ऊपर ही होते हैं। जो थर्मामीटर प्रयोगशाला, आपसे पूछे प्रयोगशाला थर्मामीटर या तापमापी में जो पैमाना है वो कौन सा होगा, सेल्सियस। और मौसम से संबंधित जो तापमान होगा वो भी कौन से पैमाने पर ही मापा जाएगा, सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट पैमाना चिकित्सकों द्वारा, डॉक्टर के द्वारा जो थर्मामीटर उपयोग होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, और इस क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी में कौन से पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाना। तो तापमापी के प्रकार हेडिंग डाले हैं, ऊपर मैंने आपको पैमाने बताए हैं, और थर्मामीटर के टाइप भी उसी में आ जाएंगे। प्रयोगशाला तापमापी ये रहा, कौन से पैमाने पर, सेल्सियस पर। मौसम से संबंधित तापमापी सेल्सियस पैमाने पर। रेंज कितनी है इस सेल्सियस जो पैमाना है उस पर काम करने वाले तापमापी की, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर के द्वारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, और इसकी रेंज 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है, ये तो थर्मामीटर या यूँ कह सकते हैं फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उसकी रेंज है। रेंज अभी अपन आगे और ढंग से बात कर लेंगे, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर की जो परास है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाना, इसकी जानकारी लॉर्ड केल्विन ने दी। तापमान का एमकेएस या एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊष्मागतिकी इकाइयों का जो अध्ययन करने में जिस भी तापमापी का उपयोग किया जाएगा उसमें जो पैमाना होगा वो कौन सा होगा, केल्विन पैमाना। इसकी रेंज 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन है। तो दोस्तों, जो टेम्परेचर मापने के लिए तापमापी है उनके प्रकार को नाम देके मैंने इस तरीके से आपको बताया। मौसम से संबंधित तापमान का मापन सेल्सियस, प्रयोगशाला में भी, डॉक्टरी में फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज ये है, और फ़ारेनहाइट पैमाने की रेंज ये है। मतलब फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो इस रेंज में मापा जाएगा, लेकिन डॉक्टर जिसका इस्तेमाल करते हैं उसकी रेंज 94 फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। एसआई या एमकेएस मात्रक कौन है तापमान का, एसआई मात्रक है केल्विन। ऊष्मागतिकी इकाइयों में अध्ययन करना है तो केल्विन में ही, क्योंकि एसआई मात्रक कौन है, केल्विन है। सबकी रेंज देखिए, सेल्सियस पैमाने की रेंज ये रही, याद रखना है इनको। फ़ारेनहाइट पैमाने की रेंज ये रही, और
केल्विन पैमाने की रेंज ये रही। इस तरीके से आपको तीनों पैमानों की रेंज पता होनी चाहिए। केवल जर्मनी में एक और पैमाना है, उसको 0 डिग्री र्यूमर पैमाने से लेकर 80 डिग्री र्यूमर पैमाना, तो इसकी रेंज भी हो गई। 4 पैमाने मैंने आपको बताए हैं, चारों की रेंज समझ रहे हैं, लोअर से लेकर हाई तक। सेल्सियस की कितनी है? 0 से 100, फ़ारेनहाइट की 32 से 212, केल्विन की कितनी है, शॉर्ट में भी या पॉइंट को नहीं भी बोले, 273 से 373, और उसके बाद र्यूमर की कितनी है, 0 से 80। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। इन सब में केवल केल्विन पैमाना ऐसा है जिसमें ओनली पॉजिटिव में, धनात्मक में तापमान का मापन किया जाएगा, बाकी शेष में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में किया जा सकता है। तापमान लोएस्ट, सबसे कम से कम तापमान कितना, 10 की पावर -8 केल्विन, और हाईएस्ट कितना है, 10 की पावर 8 केल्विन। माइनस में है तो लो और प्लस में पावर है तो हाईएस्ट। एक वर्ड आप सुने होंगे, परम शून्य ताप, जिसको कहते हैं 0 केल्विन, और यह असंभव है अब तक 0 केल्विन संभव, या यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे आपने सुना हो E = mc², किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए, ऐसा संभव नहीं है। वैसे परम शून्य ताप 0 केल्विन भी संभव नहीं है अब तक। सबसे कम कितना है, 10 की पावर -8 केल्विन। परम शून्य ताप किसको बोलेंगे, 0 केल्विन को, ठीक है। अभी अपन ने इससे पहले अभी बात की थी कि पारे का या Hg का इस्तेमाल किया जाता है तापमापी में। अब इस पारे से संबंधित जो तापमापी है उनकी रेंज क्या हो सकती है, वो देखो। पारे का जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से 40 डिग्री है और प्रायोगिक रूप से 39 डिग्री। तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक में खैर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पारे का क्वथनांक बिंदु जो है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना आपको पता ही है। जमाव बिंदु का मतलब है कि इस टेम्परेचर पर, ये माइनस में है, इस टेम्परेचर से नीचे जाने पर ये जम जाएगा, और इस टेम्परेचर से ऊपर ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, इसका वाष्प बन जाएगा, या यूं कह सकते हैं क्वथनांक बिंदु है इसका 357 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपको -40 डिग्री से कम तापमान का मापन करना है तो पारे वाले तापमापी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कम पर तो वो जम जाएगा। इसलिए इसकी जगह पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहलिक थर्मामीटर, जिससे आप -200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर आपको 357 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान मापन करना है तो क्या आप ये वाला या थर्मामीटर जिसमें पारा भरा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा पर वो बॉयल हो जाएगा। क्वथनांक बिंदु है इसका 357 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का अगर मापन है तो तापमापी का इस्तेमाल पायरोमीटर, पायरोहेलियोमीटर, और इसी से सूर्य का तापमान भी किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। इसी को विकिरण तापमापी भी कहते हैं। इसी पायरोमीटर को विकिरण तापमापी, और इसके द्वारा सूर्य के ताप का भी मापन किया जा सकता है। तो तापमापी के प्रकार में सीधे अगर आपसे सवाल पूछे जाएं तो कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है, कौन सा पैमाना केवल धनात्मक देगा, केल्विन, बाकी ऋणात्मक भी धनात्मक भी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारे का जमाव बिंदु और क्वथनांक बिंदु याद रखें। अगर इससे कम तापमान का मापन करना है तो एल्कोहलिक, और इससे ज़्यादा का मापन करना है तो रेडिएशन थर्मामीटर या विकिरण तापमापी या पायरोमीटर, जिससे सूर्य का तापमान भी मापा जा सकता है। परम शून्य ताप पॉसिबल नहीं है। अब तक सबसे कम तापमान 10 की पावर -8 केल्विन और हाईएस्ट 10 की पावर 8 केल्विन है। बाकी 3 पैमाने हैं जिसके बारे में अपन और गहनता से भी बात करेंगे। किसको किस में बदला जा सकता है वो भी देखेंगे। सेल्सियस पैमाने की रेंज ये है, फ़ारेनहाइट की रेंज ये है, केल्विन की रेंज ये है,
और जर्मनी में होने वाले र्यूमर पैमाने की रेंज ये है। क्लिनिकल थर्मामीटर के रूप में फ़ारेनहाइट पैमाने का इस्तेमाल और उसकी रेंज डिग्री सेंटीग्रेड में ये रही और फ़ारेनहाइट में ये रही। उष्मागति की नियमों या निकायों का अध्ययन करने के लिए जिस पैमाने का, केल्विन पैमाने का और तापमान का एसआई मात्रक या एमकेएस में मात्रक भी कौन होता है, केल्विन होता है। अब अपन विभिन्न प्रकार के जो पैमाने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, इनके तापमान को आपस में कैसे बदला जा सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं। वैसे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर से बात करते हैं। सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना केवल जर्मनी में उपयोग किया जाता है, अपने यहाँ पर ज़्यादातर फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस पैमाना ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन चारों पैमानों में आपको जो सबसे एग्जैक्ट बात याद रखनी है वो है इनका न्यूनतम नियत बिंदु क्या है। न्यूनतम नियत बिंदु लोअर फिक्स पॉइंट LFP और अपर फिक्स पॉइंट उच्चतम नियत बिंदु। मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनका न्यूनतम बिंदु है और इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड UFP उच्चतम नियत बिंदु है। इसका मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान का मापन करेगा तो इसकी परास कितनी हो गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए है 273.15 से 373.15 केल्विन। इसका ये लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, इसकी रेंज भी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। रेंज कह सकते हो या इसके पॉइंट कह सकते हो। लोअर वाले को सीधा लो टेम्परेचर भी कह सकते हो और अपर फिक्स पॉइंट को हायर टेम्परेचर भी कह सकते हो। इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर फिक्स पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री र्यूमर, अपर फिक्स पॉइंट है 80 डिग्री र्यूमर। और यही बात किए थे परास के बारे में। अगर आपको ये बातें याद है तो फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, नहीं कोई बात रटनी है, बस चीज़ों को समझना है। इसी बात को लेकर अगर ये चार्ट बनाया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ मैंने पैमाना लिखा है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, और चारों पैमाने मैंने इतनी बार बोल दिए हैं कि अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। लोअर टेम्परेचर जिसको लोअर फिक्स पॉइंट कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर जिसको अपर फिक्स पॉइंट कह सकते हैं। सबके लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 273, 373, 32, 212, 0 और 80। 0, 100, 273, 373, फ़ारेनहाइट 32, 212 और 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर। पैमाने की परास या ताप का अंतर 0 से 100, 100, 273 से 373, 100, 32 से 212, 180, 0 से 80, 80। केवल और केवल आपको 180 वाली बात याद रखनी। फ़ारेनहाइट में तापांतर या पैमाने की परास या जो है उसके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 180। इसको तापांतर भी कह सकते हैं। सर ये तापांतर की क्यों टेबल बनाई है, उसके पीछे मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप अलग अलग पैमानों पर ताप निकालेंगे तो देखो तापांतर सेम है, तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में जो आएगा रेंज वो बराबर आएगा। अगर उससे ज़्यादा संख्या होगी तो फ़ारेनहाइट और कम होगा तो र्यूमर। कहने का मतलब ये है कि तापांतर देखो 100 दोनों पर तापांतर बराबर होगा। अगर तापांतर इससे ज़्यादा आया तो फ़ारेनहाइट और कम आया तो र्यूमर। सीधा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चारों प्रकार के जो स्केल है उनको तापांतर के क्रम में जमाइए तो सबसे ज़्यादा तापांतर किसका होगा, फ़ारेनहाइट का, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का बराबर, और उससे कम किसका होगा, र्यूमर का। इसी बात को अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया है। क्वेश्चन है
कि दो वस्तुओं के मध्य तापांतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही तापांतर है, लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना होगा। तो इस बात को, अगर आपको ये बातें आइडिया है, वैसे तो ये बातों को ही मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन मैं आपको बहुत बार बोलता आया हूँ कि एग्ज़ाम में सवाल एज इट इज़ आएगा तो ही आपका दिमाग काम करेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इतना बता के छोड़ दिया, जब एग्ज़ाम में सवाल आए तो मैंने बोला ऐसे निकाल लेते। जो भी निकालना है अपने को यही निकालना है। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन, केवल ऑप्शन आपको टिक करने हैं। यहाँ देख लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको पता है कि तापांतर कितना होता है 100, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है 180। ये बात कहाँ से पता लगी? यहाँ से। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तापांतर 100 है तो फ़ारेनहाइट में तापांतर कितना होगा 180। अगर 1 है तो कितना होगा 180/100, और तापांतर कितना है 30 है तो कितना होगा फ़ारेनहाइट में बटे 100 × 30, 0 से 0, और कितना हो गया 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर दो वस्तुओं का तापांतर, उनके बीच ताप का अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में उन दोनों वस्तुओं के बीच का तापांतर कितना होगा 54 फ़ारेनहाइट। इसका एक तरीका ये भी है, ऑप्शन देख के भी, ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से देखना। अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट में जो तापांतर है वो 30 से ज़्यादा ही होगा। ऑप्शन में 30 से बराबर होगा तो केल्विन होगा, और उससे कम होगा तो र्यूमर होगा। मतलब फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वो 30 से ज़्यादा वाली आपको टिक करनी है। अब वो तो ऑप्शन देख के बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको तापांतर वाली बात समझ में आ गई यहाँ से कि 100 है तो इसका 180 है, इसका 80 है, इन दोनों का बराबर है। तापांतर आ गया। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, केल्विन में बदलो, र्यूमर में बदलो। अगर ऐसे बदलना है तो इसके अपन अलग अलग फार्मूले भी लिखते हैं, लेकिन आज अगर अपन ने इतनी बातें याद कर ली है तो एक फार्मूला भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। क्या है? कोई भी टी एनी मतलब कोई भी पैमाना, डिग्री सेंटीग्रेड, उसके केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, कुछ भी लीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए उसका लो टेम्परेचर। जैसे इसका लो टेम्परेचर 0, इसका 273, इसका 32 और इसका 0। उसमें से फिर उसी पैमाने का हाई माइनस लो कर दीजिए। जैसे अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो करके देखते हैं। टी एनी मतलब उसको अपन ने डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, उसका लो पॉइंट कितना है 0, बटे में हाई कितना है 100 और लो कितना है 0। इसको आगे लिखा तो डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 गया तो डिग्री सेंटीग्रेड, 100 में से 0 गया तो 100। केल्विन के लिए देखो टी एनी मतलब अपन ने अब क्या लिया है केल्विन। लो कितना है 273, हाई कितना है 373 माइनस 273, के माइनस 273, 373 में से 273 गए तो 100। उसके बाद फ़ारेनहाइट में देखिए, एनी मतलब अपने फ़ारेनहाइट लिया है, लो कितना है 32 और हाई कितना है 212 माइनस 32। र्यूमर में एनी की जगह अपन ने आर ले लिया, उसके बाद लो कितना है 0, 80 माइनस 0, सॉल्व किया, ये आ गया। अभी सबको जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको अपन ने क्या किया है 20 से काट दिया है। काटने के बाद 20 पंजे 100, 5, 9 और 4 आ गए। अब आप देख लीजिए, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों को बराबर कर लेना है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, इन दोनों को बराबर कर लेना है, क्योंकि फार्मूला ये कहता है कि कोई भी पैमाना उसमें से लो, उसका लोअर फिक्स पॉइंट घटा दो, हायर पॉइंट में से लो घटा दो, जो मान आएगा वो सभी पैमानों के लिए नियत होगा। अगर ये फॉर्मूला है तो इससे जो मान आएगा वो बराबर का मान फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, सेल्सियस सब के लिए फिक्स होगा, इसलिए बराबर करके ये एक फार्मूला बनाया है। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, इस टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है, रेंज से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, इन सारी बातों के बारे में अपन बात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप सबको याद है।
अगर इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो कैसे बदलें ये आपको आइडिया है। लेकिन वो जो आपको चीज़ें पता है वो कहाँ से आई है, एक बार वो देख लेते हैं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में बदलना है, फॉर्मूला वही, कोई भी आपने टेम्परेचर स्केल लिया है, माइनस लो, हाई, माइनस लो और फिक्स कांस्टेंट। तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिखेंगे लिए तो डिग्री सेंटीग्रेड -0, 100 -0। केल्विन में बदलना है तो केल्विन के लिए लिखेंगे केल्विन -273, 373 -273। अब ये कहाँ से आए हैं, ये इनकी रेंज है जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड 100 इक्वल्स टू K -273/100, 100 से 100 कैंसिल हो गए। अगर आपको केल्विन में बदलना है, ये 273 माइनस का इधर आएगा प्लस में, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड की जो भी संख्या है अगर उसे आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 273 क्या कर दें, जोड़ दें। और अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 273 घटा दें। ये देखो डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपके पास केल्विन है तो उसमें 273 घटा दें, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। बाकी मैंने यहाँ भी लिख रखा है सीधा, अगर आप यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K -273। अगर K चाहिए तो 273 इधर। तो एक सिंपल सी बात आपके सामने आ गई कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलना है, 273 से जोड़ दो और 273 जोड़ देंगे तो 310 केल्विन आ गया। तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच एक सिंपल रिलेशन कैसे आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर आपको केवल और केवल टेम्परेचर स्केल को चेंज करने के लिए बोला जाए डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन से रिलेटेड, तो आप अब एक बात समझ चुके हैं कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड की कोई राशि है उसको केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो राशि है उसमें 273 जोड़ दो, आपका आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन। जैसे अभी अपन ने मानव शरीर का साधारण जो ताप है, सिंपल सामान्य समय पर जो ताप है वो 37 डिग्री होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ने के बाद केल्विन में कितना आ गया, 310 केल्विन। अगर इसी बात को उल्टा करना होता कि केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो दोस्तों ये बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। केल्विन में से 273 माइनस कर दो, जो संख्या आएगी वो किस में आ जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे आपको बोला जाए 310 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो, तो उसमें से 273 अगर आप घटा देंगे तो आपके पास सीधी सी राशि जो है वो कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बात। 37 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान होता है स्वस्थ व्यक्ति का, ये अपन बात कर रहे हैं। तो दो पैमानों के बीच रिलेशन अपने फॉर्मूले से भी कैसे डिराइव हुआ वो भी, और सीधा अगर आपसे अब बोले केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में तो भी आपके पास बात क्लियर होनी चाहिए। तो सीधा वैसे यही पढ़ाते हैं, लेकिन कैसे आया और ये जो अपन ने फॉर्मूला बनाया है सभी का इस तरीके से, इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है ना, अपन कभी भी बना सकते हैं। जैसे आपको बोला 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें, तो यही तो था अपने पास। पहले डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लिखो। ये कई बच्चे पूरा लिखने के बाद इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आज याद रखोगे कल फिर भूल जाओगे 9 किधर था 4 किधर था। ये तो मैंने इसलिए लिख रखा है कि इस तरीके से अपन ने अभी चीज़ें डराइव की थी, वरना दोबारा से फिर देखिए आपको रेंज पता होनी चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फ़ारेनहाइट माइनस लो में 32, 212 हाईएस्ट और 32 सॉल्व किया, यह आ गया। अगर इसको आगे अपन और सॉल्व करें, यहाँ देख लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड 100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 और ये भी 180 है। 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार, ये 9 बार, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9। अगर ये 9 इधर आएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 गुणा 9 और ये माइनस का 32 इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट।
कहने का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में जो राशि है अगर आप उसको 9 से गुणा करें और 5 से भाग दें, उसके बाद उसमें 32 जोड़ दें, तो जो राशि आएगी वो किस में आएगी? फ़ारेनहाइट। क्लियर है बात? अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तब आप ये रिलेशन देख सकते हैं, और वरना आपसे वहाँ कौन फार्मूला पूछ रहा है, आप पहले फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लीजिए और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल लीजिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देख लीजिए अपने पास कितना था? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 9/5 32, इसको सॉल्व करने के बाद 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसी फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल क्लिनिकल थर्मामीटर में किया जाता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर में रेड का लाल रंग की जो स्याही है उसका निशान होता है, और वो कहाँ पर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट वाली जगह पर, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का तापमान, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो कितना आ गया? तो मैंने आपको स्वस्थ व्यक्ति का तापमान भी बता दिया, तीनों स्केल में इसका तापमान कितना होता है ये भी बता दिया, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, तो आपके पास ये दोनों बातें रहीं। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझना नहीं है, चीज़ें आपको ज़्यादा याद नहीं करनी है, तो अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लें, आसानी से 100 जोड़ के किस में बदल लें, 273 जोड़ के किस में बदल लें? केल्विन में बदल लें। फिर भी और अपन क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, चारों पैमानों की रेंज पता होनी चाहिए, ताकि आप ये किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सको। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन तो आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सवाल ज़्यादा आते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, फ़ारेनहाइट का तापांतर सबसे ज़्यादा, फिर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का इक्वल, और सबसे कम किसका होगा? र्यूमर का ना। या टेम्परेचर स्केल से ही जुड़े हुए एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 140 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, 4 ऑप्शन, और ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? पहला तरीका आपको पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला अपन बनाते आ रहे हैं, फ़ारेनहाइट लोअर कितना है? 32, हाईएस्ट कितना है? 212, लोअर कितना है? 32। डिग्री सेंटीग्रेड लोअर कितना है? 0, हाईएस्ट कितना है? 100 और 0। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रेंज भी याद हो जाए, और चीज़ें कहाँ से होते होते शॉर्ट ट्रिक बनी है वो भी आपको आइडिया हो जाए। इसको F-32, इनमें रेंज कितनी? 180, 0 डिग्री, और इसकी कितनी है? 100। 20 से कट गया F-32, ये कितना आ गया? 9 डिग्री सेंटीग्रेड 5। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, फ़ारेनहाइट कितना? 140, 140 में से घटा दीजिए 32, 9 से भाग दे दीजिए, 5 से गुणा, डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी। इसमें से ये गया 108, और ये 9, और ये 5, ये कितने बार? 12 बार, 12 पंजे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर कौन हो गया? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको केवल बेसिक जानकारी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का एग्ज़ाम नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको आइडिया है कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 से गुणा कर दें डिग्री सेंटीग्रेड को, और उसमें 32 जोड़ दें। ये फॉर्मूला भी अपना अभी आया था। अब फ़ारेनहाइट कितना है? 140, और 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को निकालना है 32। ये इधर आ जाएगा, तो 140 में से 32 घटा दें, और उसके बाद ये 5 से क्या कर दे? गुणा, और 9 से डिवाइड। वही फॉर्मूला वापस आ गया। 140 में से 32 गए, 108, 9 से डिवाइड किए, कितना हो गया? 12, और 12 को 5 से डिवाइड किए, कितना आ गया? 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसी फॉर्मूले के 2 स्टेप आगे बनाकर फार्मूला बना दिया है ताकि आपको आसानी रहे। और तीसरी बात, अगर आप इन सारी बातों को बड़े ध्यान से समझते हैं और सही तरीके से दिमाग चलाते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको ये याद आना चाहिए कि जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये तो याद रख ही लेना चाहिए। ये देख लीजिए, तो एक आइडिया नहीं बन रहा कि कुछ 60 के आसपास डिफरेंस होना चाहिए, मतलब फ़ारेनहाइट से 60 कम होना चाहिए कौन डिग्री सेंटीग्रेड। 140 है तो एग्जैक्ट कितना भी बात हो, देखो 60 कम होगा ये तो नहीं हो सकता, ये भी बहुत कम, 140 का 140 तो हो ही नहीं सकता। डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, अब आप सोचें कि एग्जैक्ट 60 नहीं लेकिन इतनी रेंज में होना चाहिए, तो आराम से आंसर कितना आ गया 60। 0 डिग्री, ये देखो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने का वह पाठ्यांक बताइए जिसमें फ़ारेनहाइट पैमाना डिग्री सेंटीग्रेड के पाठ्यांक का दुगना हो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको इसी ट्रिक से जाना है। लिख दिया दोनों के लिए। इस क्वेश्चन से क्या पता लगा कि डिग्री सेंटीग्रेड अगर x है तो फ़ारेनहाइट उसका डबल 2x होना चाहिए, बस इससे यही पता लगा है। देखो दोबारा पढ़ लो, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने का वह पाठ्यांक बताइए जिसमें फ़ारेनहाइट पैमाना डिग्री सेंटीग्रेड के पाठ्यांक का दुगना हो, मतलब फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड का डबल 2x हो। बस इस फॉर्मूले में जो आपने जनरेट किया है, इसमें अगर इसको x मानते हो डिग्री सेंटीग्रेड को, तो इसको 2x मान लो और सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू निकाल भी सकते हैं, x और 2x इससे सॉल्व करके, और यहाँ से आपको सीधा सीधा किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पक्षांतरण करके आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो अपन यहाँ देख लेते हैं, पक्षांतरण कैसे करना है वो यहाँ से और आपको समझ में आ जाएगा। और एक नया क्वेश्चन भी, फ़ारेनहाइट व डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो सकते हैं किस टेम्परेचर पर, मतलब दोनों ही बराबर हैं, इसमें डबल मान रहे हैं, इसमें दोनों ही बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से, है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट व डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है, मतलब इसी को देख लेते हैं। ऐसा करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पर केवल x, क्योंकि दोनों बराबर है, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 2 गुना था, यहाँ पर ये बराबर है, तो बराबर है तो ये 9 इधर आ जाएगा, 9x/5, और इधर कितना रह जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा 32, और x की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी थी। ये अगर आपको सॉल्व मैंने करवाया तो ये आपको अपने आप हो जाएगा। इसको यहाँ पर 1 मान लीजिए, 5 एलसीएम आ गया 9x, और ये 1 से 5 बार 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 0, और ये कितना हो गया 16 बराबर x। ये इधर चला जाएगा 9x प्लस 160 बराबर 5x। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये इधर चला जाए और ये x इधर आ जाए, तो 9x वो इधर आएगा तो माइनस में, और ये इधर चला जाएगा तो भी किस में हो जाएगा, माइनस में। 9x में से 5x गए तो 4x, और ये कितना -160, x की वैल्यू -160/4 कितना आ गया, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना बराबर होगा। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन पैमाना कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाएं, डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मामीटर पर जो फ़ारेनहाइट पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसमें लाल रंग का निशान 98.6 फ़ारेनहाइट, इसका मतलब है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर होता है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड, उसके स्केल से रिलेटेड, कैसे स्केल का कन्वर्जन करना है,
किस तरीके के क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर बराबर होता है, कहाँ पर दोगुना होता है, और कोई किसी से भी रिलेट हो, अगर आपका जो बेसिक फंडा जो मैंने आपको बताया अगर वो क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक था ताप की अवधारणा। ये कंप्लीट है दोस्तों, बिल्कुल सटीक और सिंपल और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड फुल जानकारी है। एक बात मैं आपको बता दूं, इतने दिनों से आप ऑनलाइन कहीं भी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लग गया होगा, आपके पास फालतू की चीज़ें देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको केवल और केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक जानकारी जहां मिले वही सबसे बढ़िया है। और मैं शुरू से ही पहले दिन से आप मेरे वीडियो देखिए, सारे इस तरीके से हैं कि आपको फालतू की बात कुछ नहीं करनी। और बोर्ड पे पहले लिखता भी इसलिए हूँ ताकि आपका टाइम कंज्यूमिंग कम हो। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप अच्छे से तैयारी करें। ताप की अवधारणा कंप्लीट है।